आज हम कक्षा 11 के गणित में चैप्टर है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। कई बच्चों की मांग भी आई है कि इस चैप्टर को पढ़ाएं। उसी को देखते हुए हम इस चैप्टर को आज शुरू कर रहे हैं। जैसे कि चैप्टर का नाम है सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण। संख्या शब्द आने पर आपको कक्षा 9 में याद होगा, आपने सबसे पहले प्राकृत संख्या पढ़ा था। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, धन पूर्ण संख्या, ऋण पूर्ण संख्या, और उन्हीं में परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव, अशांत दशमलव, आवर्ती, अनावर्ती, इन सब का अध्ययन किया था। तो इन सभी संख्याओं को एक वर्ग में रखा गया था, एक समूह में रखा गया था। उस समूह का नाम था वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स। अब इन वास्तविक संख्याओं से भी भिन्न कुछ संख्याएं आती हैं, तो इनको सम्मिश्र संख्याओं के रूप में रखा गया और इसमें द्विघात समीकरण भी आ गया। सम्मिश्र संख्याएं और द्विघात समीकरण, हमने पढ़ा होगा कि जितनी घात होती है बहुपद में, उतने ही उसके चर की जितनी घात होगी उतने ही उसके मान प्राप्त होते हैं। तो कुछ मान वास्तविक प्राप्त होते हैं और कुछ वास्तविक प्राप्त नहीं होते हैं। तो जो वास्तविक प्राप्त नहीं होते हैं उन्हीं का अध्ययन हमें करना है। तो एक उदाहरण लेकर के हम चल रहे हैं कि मान लीजिए हमारे पास x स्क्वायर और लिखा हो x स्क्वायर बराबर -2 लिखा हो या -4 लिखा हो। तो जब हम x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा ±√-4। अब इस 4 का तो वर्गमूल 2 हो सकता है, +-2 हो जाएगा, लेकिन ये माइनस का क्या होगा? इसी माइनस ने यहाँ पे एक उलझन पैदा कर दी। तो इस पर हमारे यहाँ के गणितज्ञों का या देश विदेश के जितने भी गणितज्ञ थे उनका ध्यान इस तरफ गया। तो अपने यहाँ एक जो भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था महावीर ने 18 महावीर, पहली बार इन्होंने 850 ईस्वी में इन्होंने अपनी एक कृति लिखी जिसका नाम है गणित सार संग्रह। नाम है गणित सार संग्रह। गणित सार संग्रह में इन्होंने कहा कि जो ये ऋण राशि होती है एक पूर्ण वर्ग राशि नहीं है, अतः इसका वर्गमूल नहीं होता है। यह बात कह करके इन्होंने अपनी बात को समाप्त कर दिया। फिर दूसरे एक हमारे गणितज्ञ हुए हमारे भारत के ही, जिनका नाम था भास्कर ने इन्होंने 1150 ईस्वी में इस महान गणितज्ञ ने अपनी एक कृति लिखी जिसका नाम था बीजगणित। बीजगणित में इन्होंने लिखा कि ऋण राशि का वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि यह एक वर्ग नहीं है। भास्कर जी ने क्या लिखा अपनी कृति बीजगणित में कि ऋण राशि का वर्गमूल नहीं होता है। वर्गमूल का मतलब अंडर रूट जो निकाला जाता है, वर्गमूल नहीं होता है क्योंकि ये एक वर्ग नहीं है। और उन्होंने इस बात को यहाँ पे लिख करके समाप्त कर दिया। फिर तीसरे एक गणितज्ञ हुए जिनका नाम था एल्बर्ट गिरार्ड ने
एल्बर्ट गिरार्ड, ये जो 1650 ईस्वी में इन्हें ना 1650 ईस्वी में इन्होंने ऋणपूर्ण संख्याओं के वर्गमूल को स्वीकार किया। उन्होंने स्वीकार कर लिया कि ऋणपूर्ण जो संख्या है इनका वर्गमूल निकलेगा। अब इतना कहने के बाद और उन्होंने ये भी बता दिया कि बहुपदी जो हमारे समीकरण होते हैं, इतना ही नहीं कहा, इन्होंने ये भी कहा कि हमारे जो बहुपदीय समीकरण होते हैं 2 घात वाले, 3 घात वाले, 4 घात वाले, जो भी हों, जितने भी हों, n घात वाले, उसके उतने ही मूल प्राप्त होते हैं जितनी उसकी घात हो। अगर मान लीजिए x की पावर n है तो उसके n वर्गमूल होंगे। यह बात इन्होंने कह दी। कहने के बाद बात यहीं पर पड़ी रही। फिर चौथे एक गणितज्ञ हुए, स्विस गणितज्ञ। ये स्विस के गणितज्ञ थे, स्विस गणितज्ञ, जिनका नाम था आइलर। इनका नाम था आइलर, EULER, आइलर। इन्होंने बताया कि, और इन्होंने किस सन में बताया? इन्होंने बताया 1748 ईस्वी में। 1748 ईस्वी में 1748 ईस्वी में स्विस के गणितज्ञ आइलर ने बताया कि जो वास्तविक संख्या मान लीजिए -1 है, -1 है, तो इसका अगर वर्गमूल निकाला जाए तो इन्होंने कहा इसका वर्गमूल निकल आएगा। तो इन्होंने क्या कहा कि जो -1 है, इस -1 के स्थान पे इन्होंने कहा I² लिख दिया जाए। और ये I है क्या? ये I है आयोटा, इसे कहा जाता है। I को क्या कहते हैं? I क्या है? आयोटा। आयोटा, ये जो I प्रतीक है इसे आयोटा के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि I² = -1 है। अगर I² = -1 रख दिया जाए तो यहाँ पे हो जाएगा -1 के स्थान पे I² हो जाएगा। तो इसका जो वर्गमूल होगा वो ±I आ जाएगा। यहाँ पे -1 के स्थान पे अगर रखा जाए तो ±I आ जाएगा। तो I² का मान इन्होंने कहा क्या होता है? -1 होता है। I² = -1। और जब इसका वर्गमूल निकालेंगे, I का मान निकालेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, यहाँ पे -1 के स्थान पे, तो ये ±I आ जाएगा। और ये जो प्लस है, एक धनपूर्ण है और एक धनात्मक संख्या है, दूसरी ऋणात्मक संख्या है। एक +I है और दूसरा -I है। तो इस प्रकार इन्होंने कहा कि यह I जो है ये काल्पनिक संख्या है। इसका नाम इन्होंने रखा काल्पनिक संख्या। अब आइए हम एक उदाहरण ये लेकर के चल रहे हैं कि अगर हमारे पास यदि I की पावर n हो, I की पावर n, इसका मान निकाला जाए। n का मान कुछ भी हो सकता है। n का मान, तो हमने कह दिया अगर यहाँ n का मान 4 से ज़्यादा हो, n का मान 4 से बड़ा हो, तो जब n का मान 4 से, इसका मान हमें निकालना है, तो I का मान अगर n माने n का मान 4 से बड़ा है तो इसे हम ये करेंगे, इसके हमारे 4 रूप प्राप्त हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा? n = 4m होगा फर्स्ट में, या n = 4m+1 होगा, या n = 4m+2 होगा, और या फिर n = 4m+3 होगा। ये 4 मान हमारे प्राप्त होंगे। I की पावर अगर n है, इस रूप में है जहाँ पे n का मान 4 से बड़ा हो। तो ऐसी दशा में जैसे अब I² इन्होंने बताया कि I² क्या है? I² है -1 है। तो I की पावर 4 अगर निकाला जाए तो कितना हो जाएगा? I की पावर 4 बराबर हो जाएगा I² × I² हो जाएगा। और इसका मान हम यहाँ पे -1 रखेंगे
और यहाँ पर भी -1 रखेंगे तो हो जाएगा -1 प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी i की पावर 4 का मान 1 हो जाएगा। तो ये जो 4 राशियाँ इन्होंने दी कि अगर i का पावर n है और ये रूप में हमारा, बच्चों इसे ये मत समझना ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका नहीं है। इसे आप पढ़ा है कक्षा 10 में, a बराबर BQ + R, ये वो रूप नहीं है। उस रूप में लिखा तो है लेकिन ये उससे भिन्न है। यहाँ पे काल्पनिक संख्याओं को हम पढ़ रहे हैं, काल्पनिक संख्याएं जो निकल रही हैं और वास्तविक संख्याएं निकल रही हैं। इसमें देखिए जब मान हम निकालते हैं तो यहाँ पे हमें 4 मान प्राप्त होते हैं और 4 मान में 2 मान हमारे वास्तविक प्राप्त होते हैं और 2 मान काल्पनिक प्राप्त होते हैं। अभी हम आपको दिखा रहे हैं कि 2 काल्पनिक होंगे और 2 वास्तविक होंगे। जैसे i की पावर n है और हमने ये मान लिया यहाँ i की पावर 4m है, ये बराबर हो जाएगा i की पावर m4 और होल पावर m हो जाएगा। इसे आप लोगों ने कक्षा 9 में पढ़ा होगा कि a की पावर b होल पावर n, a की पावर b होल पावर a की पावर m होल पावर n बराबर a की पावर m इंटू n हो जाता है। तो इसी प्रकार इसको हम लिख सकते हैं i की पावर 4m बराबर i की पावर 4 होल पावर n। इसको i की पावर 4 अभी आपने 1 निकाला है तो 1 की पावर कितना हो जाएगा, m हो जाएगा। और कहते हैं 1 की पावर चाहे जितनी हो उसका मान 1 हो जाएगा। ये हमारा पहला ये जो रूप था इस रूप का हल हो जाएगा। इसमें ये वास्तविक संख्या प्राप्त हो रही है। कौन सी संख्या है, ये वास्तविक है, वास्तविक संख्या। इसे हम रियल पार्ट कहेंगे, ये रियल है, ये रियल है। दूसरा देखिए सेकंड में अगर हम i की पावर n को ये लिख दें, ये दूसरा रूप जो था n बराबर n के स्थान पर लिख दें 4m + 1, i की पावर 4m + 1। तो इसे हम लिख सकते हैं i की पावर 4m इंटू i की पावर 1 लिख सकते हैं। तो अभी i की पावर 4m बराबर आपने 1 निकाला इंटू 1 i हो जाएगा, ये हमारा 1 हो जाएगा। तो जो i हो जाएगा। अब ये i क्या है, काल्पनिक संख्या है, ये कहेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। इसे इमेजिन पार्ट कहते हैं, जिन पार्ट, और ये रियल पार्ट है, ये हमारा रियल पार्ट है। दूसरा आगे देखिए, तीसरे नंबर में इन्होंने कहा, तीसरा रूप दिया कि n बराबर 4m + 2, n ये i की पावर n है, यहाँ पे लिख दिया i की पावर 4m + 2 लिख दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों i की पावर 4m इंटू i स्क्वायर। तो i की पावर 4m अभी आपने क्या निकाला, 1 निकाला, ये 1 निकाला, और i स्क्वायर इक्वल टू -1 ये माना गया था, यूलर ने माना था कि i स्क्वायर इक्वल टू -1। यहाँ पे i क्या है, आयोटा है, या इसे हम इमेजिनरी पार्ट भी कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे -1 हो जाएगा। तो दिस इक्वल टू -1, ये भी रियल पार्ट है, ये भी वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या, रियल नंबर ये भी है। तो ये हमारा ऋणात्मक राशि है ये, लेकिन है ये वास्तविक संख्या, ये वास्तविक पार्ट हो गया। और चौथा पार्ट आप देखिए, चौथे पार्ट में i की पावर n अगर ये रूप वाला होता हमारा, ये हो गया, तीसरा हो गया, दूसरा हो गया, और ये चौथा है i की पावर 4m + 3। तो इसे हम लिखेंगे कि i की पावर 4m इंटू i की पावर 3 लिखेंगे। तो i की पावर 4 के स्थान पे 1 लिखा जाएगा और i की पावर 3 के स्थान पे i स्क्वायर इंटू i लिखा जाएगा। अब फिर लिखेंगे 1 इंटू i स्क्वायर के स्थान पे -1 और ये i हो जाएगा, तो ये बराबर -i आ जाएगा। ये हमारा काल्पनिक भाग है, इसको कहेंगे काल्पनिक भाग है, काल्पनिक भाग, ये काल्पनिक भाग हो गया। तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो काल्पनिक मान निकल रहे हैं, 2 निकल रहे हैं, एक तो ये वाला निकल रहा है i और दूसरा निकल रहा -i। अगर हमारा फॉर्म दूसरा और चौथा है, ये दूसरा
और चौथा ये सेकंड है और ये फोर्थ है। माने n इक्वल टू अगर 4m+1 या 4m+3 है तो यहाँ पे वहाँ पे आप पढ़ते थे उसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका में इसको भागफल मानते थे, b मानते थे, q और r ये शेषफल मानते थे। है उसी प्रकार ये भी, इसमें भी शेष है, वही है क्रिया, लेकिन उससे भिन्न है। तो यहाँ पे देखिए ये इससे हमें प्राप्त हुआ, ये प्राप्त क्या हुआ, i प्राप्त हुआ, और इससे 3 वाले में क्या हुआ, -i प्राप्त हुआ। तो ये दोनों काल्पनिक भाग हैं, एक धनात्मक है और दूसरा ऋणात्मक है। i की पावर 4m जो हमें मिला वहाँ पे 1 मिला है वास्तविक संख्या पहले पार्ट में, जो फर्स्ट पार्ट है, और हमारा जो थर्ड पार्ट है पहले और तीसरे में देखिए ये -1 हो रहा है। इसमें दोनों वास्तविक संख्याएं मिलती हैं, दोनों वास्तविक संख्याएं जो मिल रही हैं, लेकिन एक धनात्मक है और दूसरी ऋणात्मक है। एक धनात्मक संख्या प्राप्त होती है, दूसरी ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है। तो इस प्रकार एक उदाहरण लेकर के हम आपको बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए लिखा है i की पावर 15 लिखा है 15, तो इसे हम क्या लिख देंगे, i की पावर 15 को अगर हम 4 से भाग देंगे 15 को 4 से भाग देंगे तो हो जाएगा 4 तिहाई 12 और 3 बचेगा यहाँ। तो इसे हम लिख सकते हैं 4 × 3 हो जाएगा, और इंटू ये 3 बचेगा तो इसको जोड़ दीजिए, i की पावर 3 हो जाएगा। तो इसी को लिखा जाएगा i की पावर 12 + 3 लिखा जाएगा। तो उसी रूप में जैसे लिखेंगे, अब ये हो जाएगा i की पावर 4 और होल पावर 3 है, और इंटू i की पावर 3। तो i की पावर 4 का मान तो 1 हो जाएगा, 1 की पावर 3 है 1 ही रहेगा, और i की पावर 3 अभी आपने निकाला, i की पावर जो 3 निकला था, i की पावर 3 का मान होता है -i होता है। ये हो जाएगा -i आ जाएगा। इतना आप याद रखें कि i² होता है -1 और i³ होता है, इसे लिखा जाएगा i² × i, तो ये बराबर हो जाएगा -1 × i, ये i -i आ जाएगा। और i की पावर अगर 4 है या 2 हो गया 3 हो गया 4 रखेंगे तो हो जाएगा i² × i², ये बराबर -1 × -1 हो जाएगा, 1 आ जाएगा। i की पावर अगर 5 रखेंगे तो i की पावर 4 × i लिखेंगे, और इसका मान 1 हो जाएगा i की पावर 4 का, और इसका मान i हो जाएगा, तो ये हमारा 1 आ जाएगा पॉजिटिव। तो इस प्रकार हम जो ये i का मान निकालते हैं, तो i के भी जो 2 मान निकलते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है और एक निगेटिव निकलता है, और जो वास्तविक भाग निकलते हैं उसके भी 2 पार्ट निकलते हैं, एक पॉजिटिव निकलता है और ये निगेटिव निकलता है। जो वास्तविक और एक वास्तविक पार्ट है, दूसरा काल्पनिक है। तो वास्तविक और काल्पनिक पार्ट को जब आपस में मिला दिया जाता है तो जो राशि बनती है उसी को हम वास्तविक संख्या कहते हैं, वो सम्मिश्र संख्या कहते हैं। इसी का नाम पड़ा यहाँ पे सम्मिश्र संख्या। ए हमारा क्या है, a + ib के रूप में लिखते हैं। ए क्या है, ए है वास्तविक भाग, और ये ib क्या है, ये काल्पनिक भाग है, ये हमारा काल्पनिक भाग है। तो एक भाग काल्पनिक और एक भाग वास्तविक, इन दोनों को मिला करके जो एक राशि तैयार होती है, उसी राशि को कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। तो इस प्रकार बच्चों सम्मिश्र संख्या का रूप बना। सम्मिश्र संख्या क्या है, सम्मिश्र संख्या, अब ये शुद्ध सम्मिश्र संख्या, जो शुद्ध वास्तविक संख्या भी हो सकती है, शुद्ध काल्पनिक संख्या भी हो सकती है, और काल्पनिक और वास्तविक दोनों हो सकती हैं। तो इनको हम जो रखते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास 5 है, तो इस 5 को हम लिख सकते हैं 5 + 0 × i, ये a + ib का रूप हो गया।
तो इसको हम क्या कहेंगे, इसको उसमें सम्मिश्र संख्या में रखा जा सकता है ये 5 हमारा वास्तविक संख्या। तो सम्मिश्र संख्या सबसे बड़ा समूह है, सबसे बड़ा हमारा सेट है, समुच्चय है। इसमें सारी संख्याएं समाहित हो सकती हैं। जो कक्षा 9 और 10 में पढ़ा है उन सबसे बड़ा जो समुच्चय है वो हमारा सम्मिश्र संख्या है। और सम्मिश्र संख्या को a प्लस आई बी और कोई से x प्लस आई वाई का रूप भी लिखता है, इस रूप में भी लिख देता है। और प्लस माइनस भी हो सकता है, यहाँ पे प्लस और माइनस। अब जैसे a प्लस आई बी है, आगे हम पढ़ेंगे इसमें इनकी संयुग्मी क्या है, फिर इनकी विशेषताएं पढ़ेंगे। आज बच्चों हम यहीं तक आपको ले चलेंगे, इसके आगे फिर बताएंगे। आशा है कि ये जो हमारी सम्मिश्र संख्याएं हैं ये आपको भली प्रकार से समझ में आई होंगी। और फिर इनका संबंध द्विघात समीकरण में क्या है उसको भी बताएंगे, इनके हम गुण बताएंगे। अभी बहुत कुछ बाकी है, ये केवल आपका प्रारंभ है, एक दर्शन है छोटा सा। इसके बाद बृहत रूप आपको आगे पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद।